आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टॉपिक का हमारा नाम है कुलाम्स लॉ। जैसे कि हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, वहाँ पे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी प्रकार से हमारा अगर हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ रखा है, तो उनमें से एक फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं कुलाम्स, तो उन्होंने एक लॉ दिया है, अगर हमारे पास दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, तो वो हम हमारे आज के टॉपिक के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कुलाम्स लॉ। According to Coulomb's law, the force of interaction, it is interaction, it may be attractive or it may be repulsive, between any two point charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारे पास दो मास थे, फर्स्ट वन इज m1, सेकंड इज m2। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, हम लिखते थे यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान ली इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है थी, हमारे पास r थी। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हमारे पास चार्ज है Q1 एंड सेकंड इज Q2, और इनके बीच में जो हमारी सेपरेशन है दैट इज r। तो अगर हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन देखना है, इट में बी अट्रैक्टिव, इट में बी रिपल्सिव, क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए हमारे पास दोनों चार्ज हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। दोनों चार्ज हो गए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फोर्स के अंदर दोनों आ गए, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। तो ये डिपेंड करेगा, फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के ऊपर। भाई हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा Q1 इंटू Q2, एंड सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो डिपेंड करेगा इनके बीच की जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के बराबर। इनवर्सली हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इसकी जगह कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जैसे हम ग्रेविटेशन के केस में यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शन को हटाते थे तो इसकी जगह हमारे कांस्टेंट लगता था, दैट इज g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस कांस्टेंट को हमने कह दिया k है हमारा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी k है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। इसकी जो हमारी वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो हमारी जो k है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, हमारी 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। और k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। दोनों के बीच में हमारे पास जो स्पेस है वहां पे क्या है, हमारा एयर है, ठीक है। फर्स्ट केस मान लेते हैं। सेकंड केस मान लेते हैं, दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, कोई हमने एक अदर मीडियम फिल कर दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाटर फिल कर दिया। तो अगर हम दोनों केस में फोर्स देखेंगे, क्या दोनों केस में फोर्स सेम रहेगा। अगर यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर फिलअप कर दिया, तो हमारा जो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो एक फैक्टर निकल के आता है, भाई जो हमारा फोर्स है वो किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच में मीडियम है क्या है। तो अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में मीडियम एयर है, या फिर हम कह सकते हैं वैक्यूम है, ठीक है। अगर एयर और वैक्यूम है तो वहां पे हम
एक वर्ड का यूज करते हैं दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और आखिरी में देखिए क्या लिखा है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के केस में क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए इनके बीच में क्या है, फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे वाटर है या कोई अदर मीडियम है, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला है दैट बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन डिपेंड करेगा हमारा किस चीज के ऊपर, मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी हम यहाँ पे नोट करेंगे, उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा फार्मूला बन गया यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी किस चीज की वैल्यू थी, K की। अगर आपको यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट लगाई थी, यूनिट फाइंड आउट करनी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं K। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से, इसको नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा हमारा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बाकी को उठा के उस साइड ले जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी बच गई, यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड में था, तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया आर स्क्वायर। Q1 Q2 मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाके क्या होगी, Q1 Q2 डिवाइड में चले गए। तो अगर हमें यहाँ पे K की यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स SI यूनिट है न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर 2 बार है, आर स्क्वायर है। कुलाम चार्ज की यूनिट होती है, SI यूनिट है, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, चार्ज की SI यूनिट इज कुलाम। एंड सेकेंड इज आल्सो चार्ज, तो कुलाम 2 बार आ गया, तो क्या होगी इसकी यूनिट, क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है जो ये हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, उसको भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो बाकी के एक्स्ट्रा वैल्यू थी उनको दूसरी साइड में हमने क्या किया, चेंज कर दिया, भेज दिया। तो चेंज करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सभी की यूनिट पता है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। F फोर्स यूनिट है न्यूटन, चार्ज 2 बार है तो कितना हो गया, कुलाम इंटू कुलाम, और डिस्टेंस 2 बार है तो क्या हो गया हमारा, मीटर इंटू मीटर। तो हमारी यहां से यूनिट बच गई है, अगर हमें परमिटिविटी की यूनिट बतानी है तो कितना हो गया, C स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारी आ गई है यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी प्रकार से हमें 11th क्लास में डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसके हिसाब से अगर हमें परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है तो वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ज। चार्ज का हमें पता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है करंट का, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q बाई टी। Q चार्ज, I करंट, T टाइम। तो अगर यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी। करंट क्या एक प्रकार की फंडामेंटल यूनिट है हमारी, तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A एम्पियर, टाइम को सेकंड किसे रिप्रेजेंट करते हैं, T। तो Q का हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाता है A इंटू टी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या था हमारा, A इंटू टी फर्स्ट चार्ज के लिए, A इंटू टी सेकेंड चार्ज के लिए। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, ML T-2 एंड और डिवाइडेड में क्या है, आर स्क्वायर, आर की जगह डिस्टेंस है, एल का स्क्वायर। तो हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशन फार्मूला आ गया वो आ गया M-1 L-3 T4A2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चेक करते हैं, अगर हमें यहां से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए K की हमारी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर लेके जाते हैं, K नीचे आ जाएगा, तो हमारा कितना बच गया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू K। सभी की हमारे पास वैल्यू है, 4 ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, पाई की वैल्यू हमारे पास होते 22/7 और 3.14, वो हमने पुट कर दी। K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹।
यहां से हमने क्या किया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, एक तो हम कहेंगे के की वैल्यू और एक परमिटिविटी की वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यू को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या है असल में, ये हमने क्या किया था, स्केलर फॉर्म पढ़ी थी अभी तक कूलॉम्स लॉ की। अब वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का मतलब हम हमारी जो पहले फॉर्म पढ़ चुके हैं उसके अंदर एक चीज ऐड कर देंगे, दैट इज डायरेक्शन। हम क्या कर देंगे, उसके अंदर डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो कैसे है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो चार्ज ले लिए। दो चार्ज किस प्रकार के हैं, Q1 Q2 किस प्रकार के चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो दोनों हमने कैसे पॉइंट चार्ज ले लिए, दोनों को रखा हमने 3 डायमेंशन में, एक पोजीशन रखा, ए पोजीशन पे Q1 चार्ज रखा, बी पोजीशन पे Q2 चार्ज रखा। तो हमने मान लिया जो हमारी Q1 की पोजीशन है फ्रॉम ओरिजन दैट इज R1 वेक्टर, ओरिजन से लगा के ए तक हमारी जो पोजीशन है Q1 की दैट इज R1 वेक्टर। इसी प्रकार से बी की हमने क्या किया, ओरिजन से Q2 चार्ज की जो पोजीशन मान ली वो कितनी मान ली, R2 वेक्टर। तो यहाँ पे अब बेटा क्या हो सकता है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाए, या फिर Q2 चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगाए, Q1 के ऊपर फोर्स लगाए। तो यहाँ पे हमने दो फोर्स लिख रखे हैं, F21, F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड के ऊपर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लिख रहे हैं F21 तो इसका मतलब है ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए तो इसका ये मतलब है। 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, F12 मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। अब हमें ये दोनों फोर्स फाइंड आउट करनी है, बस किस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है, हमने पढ़ रखा है, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है, मैग्नीट्यूड है। बस इसके अंदर हमने क्या करनी है, एक डायरेक्शन और ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्शन और ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो आगे देखिए क्या कह रखा है हमें, अब हमने क्या कह दिया, अगर हम कहते हैं ए बी वेक्टर, ए बी का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर देखिए डायग्राम के अंदर देखते हैं कैसे थे हमारे पास डायग्राम, यहाँ पे हमारा था ए, यहाँ पे हमारा था बी। ठीक है, अगर हम कहते हैं यहाँ पे चार्ज था Q1, यहाँ पे चार्ज था हमारा Q2, इसकी पोजीशन थी R1 वेक्टर और इसकी पोजीशन थी हमारी R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में थे। अब हम कह रहे हैं ए से लगा के बी तक का ए बी वेक्टर लिखना है। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा 1 से लगा के 2, ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर फ्रॉम 1 A टू B। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी क्या है B, इनिशियल पोजीशन क्या है A। तो B का वेक्टर क्या है हमारे पास, R2 वेक्टर, और A का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन आ गई, या हम कह सकते हैं A से लगा के B तक की वेक्टर फॉर्म आ गई। इसी प्रकार से हम B टू A भी लिख सकते हैं, तो वो क्या होगी, सेकंड से लगा के फर्स्ट तक, तो हम लिखेंगे R21, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है। वेक्टर फॉर्म में बताया था हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन बतानी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर किस काम आता है, फॉर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो केवल हम क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते ही ये हमारे पास क्या, एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। इसके ऊपर हमने क्या किया, R12 वेक्टर। इसका मतलब है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है,
सॉरी इसको अगर यूनिट वेक्टर में लिखना है तो क्या किया, इसके ऊपर कैप लगा दी, और वो किसके बराबर होता है, वेक्टर बाय में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक आर वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ये डायरेक्शन है, केवल डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये, आर वेक्टर, जो भी हमारा वेक्टर था, डिवाइडेड में क्या करेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, केवल डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड हमारे पास पहले ही है, ठीक है। तो अब हमें अगर फाइंड आउट करना है F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वो किसके बराबर होगा, अगर हमें फाइंड आउट करना है या F21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर F21 की बात करते हैं हम, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो हम फोर्स कैसे देखेंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा फोर्स लगेगा, यहाँ पे हमने लिखा था F21 वेक्टर। तो हमारे यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, अगर हम बात करें, फाइनल है हमारी यहाँ पे बी पोजीशन और इनिशियल क्या है, ए पोजीशन। तो ए से लगा के बी तक की डिस्टेंस होगी हमारी। तो हमारा फोर्स का जो फार्मूला था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी है, ए बी, ए से लगा के बी तक, तो हमने क्या लिखा, इसको ए बी का स्क्वायर लिखा, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, और इनटू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। वो डायरेक्शन देखिए अगले स्टेप में लगा दिए हैं। तो F21 हमारे किसके बराबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ए बी की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, R12। तो क्या लिखा, R12, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स जहां भी स्क्वायर आ जाए तो मतलब क्या लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड की बात है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो डिवाइडेड में R1 का स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ये क्या लगा दी, डायरेक्शन लगा दी, और डायरेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया। और यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, हमें पता है, इस यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, R12 वेक्टर बाय में R12 का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, देखिए ऊपर तो आ गया हमारे पास वेक्टर, एक दो मैग्नीट्यूड पहले थे, एक मैग्नीट्यूड और आ गया, तो कितना हो गया, नीचे क्यूब हो गया। तो ये क्या बन गई हमारी एक वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे बन गई, देखिए लिखेंगे, आर इज एफ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म के Q1/Q2, मान लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास आर क्यूब, इनटू में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। ये क्या बन गई, हमारी वेक्टर फॉर्म बन गई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर इनटू में आर कैप। आर कैप मीन्स डायरेक्शन, और ये सारा क्या था, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके ही वेक्टर बनता है।